वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी विद घुमक्कड़ में। आज हम जो है टॉपिक लेने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वो है ब्लड ग्रुप के ऊपर में, यानी रुधिर वर्ग और कुछ प्रजातियों जो IUCN ने रेड लिस्ट में कैटेगराइज की है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, तथा कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। और शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, तथा ये बेल आइकन जो है नीचे घंटी का चिन्ह जो बना हुआ है इसको दबाना ना भूलें। इससे होगा क्या कि मेरी वीडियोस आप तक जो है सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्लड ग्रुप। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। चलिए देखते हैं क्या है। हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी जो है दो शब्दों से बना है, हीमेट प्लस लॉजी। हीमेट का मतलब होता है ब्लड यानी रक्त, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हीमेटोलॉजी यानी रक्त तथा रक्त के अवयवों का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड एज हीमेटोलॉजी। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स यानी प्रैक्टिस टू इम्प्रूव द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। आनुवांशिकी के सिद्धांत की सहायता से मानव जाति में सुधार करना जो है यूजेनिक्स कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लें, ये पूछा जाता है और उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो अब जो है IUCN की कुछ बातें देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ह्यूमंस नो अबाउट एन एस्टिमेटेड 15,62,663 डिफरेंट लाइफ फॉर्म ऑन दिस प्लैनेट। तो IUCN के अनुसार जो है मानव जो है इस पृथ्वी पर जो है 15,62,663 जो है विभिन्न जीवित फॉर्म्स, जीवित रूप जो है इस प्लैनेट यानी पृथ्वी ग्रह पर पता कर पाया है। दिस इंक्लूड्स, ये इसमें इंक्लूडेड है कौन कौन से, देखें आइए। 5,416 मैमल्स यानी 5,416 स्तनी प्रजातियां पाई गई हैं। 16,000 मशरूम्स और फंजाई, 16,000 जो है मशरूम या कवक की प्रजातियां मिली हैं। 29,300 फिशेस, 29,300 जो है मछलियों की प्रजातियां मानव को मिली हैं। 9,50,000 इंसेक्ट्स, 9,50,000 जो है कीट पतंगों की विभिन्न प्रजातियां इस पृथ्वी पर पाई गई हैं मनुष्य द्वारा। तथा 2,87,655 प्लांट्स यानी कि 2,87,655 विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां मनुष्य द्वारा अब तक खोजी जा चुकी हैं। Many experts feel we have still to discover many more species. Some estimates say we have yet to discover and describe millions of new life forms. अभी भी कई सारे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का ये मानना है कि अभी भी बहुत सारी प्रजातियां जो है मानव द्वारा अभी भी खोजी जानी बाकी हैं, वो अभी तक खोजी नहीं गई हैं, और अभी उनका जो है खोज किया जाना और उनको चिन्हीकरण करना और उनके बारे में व्याख्यान करना शेष है यानी बाकी है। यदि हम एक प्रकार से देखें तो अभी भी हमारे ऐसे वन हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे अभी भी मानव द्वारा नहीं खोजे गए हैं। गहरे समुद्र में, महासागरों में जो है नीचे जलीय प्रजातियां जो पेड़ पौधों की है तथा जल में रहने वाले जो है मछलियों की या जीव जंतुओं की है अभी तक नहीं खोजी गई हैं। हिमालय की पहाड़ियों में और कंदराओं में बर्फ़ के नीचे बहुत सारे ऐसे जीव जो है माइक्रोबैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह अभी भी दबे पड़े हैं जिनके बारे में मानव को अभी तक कोई ज्ञान नहीं है। तथा ध्रुवीय इलाकों में बर्फ़ के नीचे हजारों लाखों फुट के नीचे जो है बैक्टीरिया और विभिन्न प्रकार की जीव जंतु अभी भी दबे पड़े हुए हैं, उनके बारे में भी अभी मानव ने अभी
कोई खोज नहीं की है तथा उनके बारे में खोज करना अभी शेष है। तो आगे चलते हैं। ये है IUCN रेड लिस्ट जो है मेरे सामने आप दिख रहे हैं। तो IUCN रेड लिस्ट की जो है प्रत्येक श्रेणी में प्रजातियों की संख्या की तुलना का एक चार्ट मैंने आप लोगों के लिए सरलता से जो है आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हुआ है। इट इज़ कंपेयरिंग द नंबर ऑफ स्पीसीज इन ईच कैटेगरी ऑफ IUCN रेड लिस्ट। तो अगर आप दाहिने में देखें तो एक काले रंग में जो है एक कैटेगरी रेड से EX लिखा हुआ है। तो EX का मतलब होता है एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो जाना, और उसी के बगल में ब्लैक बैकग्राउंड से सफ़ेद अक्षरों में लिखा है EW यानी कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी जंगल में विलुप्त हो गई है लेकिन संरक्षण में ये प्रजाति जीवित रह सकती है। उसके बगल में अगर आप देखें तो थ्रेटेंड लिखा है। थ्रेटेंड के अंदर में 3 गोले बने हुए हैं, तीनों में लिखा है CR, EN और VU। CR का मतलब होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि गंभीर लुप्त प्राय, और EN का मतलब है लुप्त प्राय खतरे में। वो प्रजातियां जो लुप्त प्राय हैं तथा खतरे में है वो इनको इंडेंजर्ड में रखा गया है। वल्नरेबल यानी कि वो प्रजातियां जो खतरे में बनी हुई है, और नियर थ्रेटेंड यानी कि खतरे के निकट हैं, और उसी के बगल में एक गोला बना हुआ है कंजर्वेशन डिपेंडेंट यानी CD जो संरक्षण अधीन है, और लीस्ट कंसर्न यानी कि कम चिंतनीय है। तो लोअर रिस्क में हमने देखा कि 3 गोले हैं, थ्रेटेंड में 3 गोले हैं, तथा एक्सटिंक्ट का जो है 2 गोले हैं, एक एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, एक प्योरली एक्सटिंक्ट है, यानी जो वो प्रजातियां हैं जो बिल्कुल ही इस पृथ्वी से विलुप्त हो गई हैं यानी कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं, उनको अब दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता किसी भी प्रयास से। जिस प्रकार डायनासोर वगैरह एक्सटिंक्ट हो गए, उनको दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता। इस पृथ्वी पे बड़े बड़े मैमथ यानी हाथी की प्रजाति के पूर्वज जो थे, बड़ी बड़ी 7-8 फीट जिनके हाथी के जैसे दांत होते थे, तथा पृथ्वी पे वो एक छत्र राज किया करते थे, आज वो सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। IUCN के अनुसार सन 1500 के बाद जो है विलुप्त होने वाली स्तनीय प्रजातियों को हाल ही में विलुप्त स्तनीय या रिसेंटली एक्सटिंक्ट मैमल कहा जाता है। अनुमानतः सन 1500 के पश्चात 80 जो है मैमल्स की प्रजातियां वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो क्राइटेरिया क्या है इसका? यदि कोई जानवर 50 वर्षों तक दिखाई नहीं देता है तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है। इफ एन एनिमल डजंट प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 50 years it is estimated that animal has become extinct। तो ये जानकारी जो है मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है, जिसका लिंक मैंने अपनी स्लाइड में दिया है तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो आप लोग इस पे जाकर के इस लिंक को क्लिक करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये जानकारी होना आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस टू रिमेंबर, याद रखने योग्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब क्या क्या परिभाषाएं हैं? एक्सटिंक्ट यानी जो प्रजातियां विलुप्त हो गई, इस पृथ्वी पे से उनका नामो निशान जो है गायब हो गया। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट द स्पीसीज इज नो लॉन्गर एक्सटिंक्ट, यानी कि इस पृथ्वी पर उनकी जो है कोई भी स्पीसीज जीवित नहीं है, यानी वो विलुप्त हो गई। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड यानी कि जंगल में तो विलुप्त हो गई हैं, लेकिन संरक्षण में जो है या उनको जो है घेरा बना के किसी चिड़ियाघर में या किसी पिंजड़े में कैद करके उनको जो है जीवित रखा जा सकता है, तो उनको एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की कैटेगरी में रखा गया है। तो जंगल में विलुप्त है लेकिन सर्वाइव्स ओनली इन कैप्टिविटी, कल्टीवेशन एंड और आउटसाइड नेटिव रेंज एज प्रिज्यूम्ड आफ्टर एग्जॉस्टिव सर्वेस। अगला पॉइंट है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिसको CR कहते हैं। वो गंभीर लुप्त प्राय जो है प्रजातियां हैं, इन पर्टिकुलरली एंड एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्टेट। आप लोगों ने सुना होगा कि हिमालयन में जो हिम तेंदुआ पाया जाता है वो
क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो कुछ ही गिनती की प्रजातियां उसकी बची हुई है, ये उसका शिकार किया जाए तो वह जो है क्रिटिकली इंडेंजर से वो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी की तरफ मूव कर जाएगा। एंडेंजर्ड लुप्त प्राय खतरे में, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड नीड्स एनी क्राइटेरिया A to E फॉर इंडेंजर्ड। ठीक है, इंडेंजर्ड जो है बहुत ही खतरे में होने वाली, जो एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में आने वाली जो है प्रजातियां हैं, इसमें कई सारी व्हेल्स की प्रजातियां हैं जो जिनका जो है मांस के लिए अत्यधिक शिकार किया गया, या गैंडा जो है एशियाई गैंडा जो है जिनका सिंग के लिए जो है शिकार किया गया, चाहे गिर के लायंस थे, चाहे सुंदरबन के टाइगर ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे वल्नरेबल और इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, यदि इनका शिकार नहीं रोका जाएगा तो ये जो है भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं। अगला पॉइंट है वल्नरेबल यानी खतरे में, जो मैंने अभी आपको बताया। मीट्स वन ऑफ द 5 रेड लिस्ट क्राइटेरिया, thus considered to be at highest risk of unnatural या ह्यूमन कॉज एक्सटिंक्शन। विदाउट फर्दर ह्यूमन इंटरवेंशन उनको बचाया नहीं जा सकता है, मतलब कि उनकी शिकार अगर पर रोक नहीं लगाई गई तो वो आगे चल के जो है एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। नियर थ्रेटेंड यानी कि खतरे के निकट, क्लोज टू बीइंग एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। अगर ऐसे जानवर की प्रजातियां हैं जो जैसे पोलर बियर वगैरह हैं, अगर उनको जो है बचाया नहीं गया तो वो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में है। ठीक है, आपने काला हिरन या ब्लैक बक के नाम से भी जो सुना होगा, ये सारी की सारी प्रजातियां जो है मतलब विलुप्त की कगार पे खड़ी हैं। यदि इनका संरक्षण नहीं किया जाता है तो ये निकट भविष्य में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंतनीय ऐसे जीव जंतु जो है जिनका निकट भविष्य में एक्सटिंक्ट होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर उनको संरक्षण प्रदान नहीं किया गया या उनका अत्यधिक शिकार किया गया तो यह एंडेंजर्ड होकर के जो है एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अगला है डाटा डेफिशिएंट, ऐसे जानवर जिनका कोई डाटा नहीं लिया गया या जिनके बारे में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, उसको डाटा डेफिशिएंट कहते हैं। और लास्ट है नॉट इवेल्युएटेड, जिनकी जो है कोई भी इवोल्यूशन नहीं किया गया है या उनकी जो है कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई है, उनके बारे में कोई डिटेल्स नहीं ली गई हैं, तो इसको कहते हैं नॉट इवेल्युएटेड। आप और हम इस पृथ्वी पे रहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों के नॉलेज में होना जो है नितांत आवश्यक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ब्लड ग्रुप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इसका ज्ञान है तो आप जो है अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रगणों को या अपने रिश्तेदारों को आपात स्थिति में जो है किसी एक्सीडेंट की स्थिति में अगर ब्लड का नॉलेज है तो आप जो है उनको मदद कर सकते हैं, किसी की आप जान बचा सकते हैं। ये चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ब्लड ग्रुप मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। पहला O, दूसरा A, तीसरा B और चौथा AB। अब इसमें भी कुछ सब ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इसमें 2 प्रकार के मेन ग्रुप हैं। वो एक है डोनर का, जो रक्त डोनेट करता है उसको डोनर कहते हैं। जो रिसिपिएंट है यानी जो ग्राहता है, जो प्राप्त करता है ब्लड, उसको जो है रिसिपिएंट कहा जाता है। तो ये जानना आप लोगों के लिए नितांत आवश्यक है कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है किसको दिया जा सकता है। तो आपात स्थिति में डोनर की आवश्यकता होती है किसी को अगर ब्लड देना है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप किस किस कैटेगरी के व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो आप दाहिने तरफ ध्यान से जो चार्ट बना हुआ है इसको समझने की कोशिश करें। ऊपर लिखा हुआ है O पॉजिटिव, O नेगेटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव तथा AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। तो शुरुआत करते हैं डोनर की कैटेगरी। O नेगेटिव वाला जो ब्लड है वो किसको दिया जा सकता है? वो सभी को दिया जा सकता है।
ओ नेगेटिव वाला ब्लड मैं रिपीट कर रहा हूँ वो सभी को दिया जा सकता है। ओ नेगेटिव वाला ओ नेगेटिव को दिया जा सकता है, ओ पॉजिटिव को दिया जा सकता है, ए पॉजिटिव को दिया जा सकता है, ए नेगेटिव को दिया जा सकता है, बी पॉजिटिव को दिया जा सकता है, बी नेगेटिव को दिया जा सकता है, या ए बी पॉजिटिव को दिया जा सकता है, ए बी नेगेटिव को दिया जा सकता है। तो ओ नेगेटिव जो है वह ये लिख लीजिए इसको डायरी और पेन से कि ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप है। ओ नेगेटिव व्यक्ति का जो रक्त है वह सभी व्यक्तियों को दिया जा सकता है। आगे देखें ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ओ पॉजिटिव वाला जो है ओ नेगेटिव को नहीं दे सकते, ओ पॉजिटिव को दे सकते हैं। ए नेगेटिव को नहीं दे सकते, ए पॉजिटिव को दे सकते हैं। बी नेगेटिव को नहीं दे सकते, बी पॉजिटिव को दिया जा सकता है। तथा ए बी नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता, ए बी पॉजिटिव को दिया जा सकता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है ओ पॉजिटिव को दिया जा सकता है, ए पॉजिटिव को दिया जा सकता है, बी पॉजिटिव को दिया जा सकता है तथा ए बी पॉजिटिव को दिया जा सकता है। ये केवल 4 ग्रुप को दिया जा सकता है। मैं रिपीट करता हूँ, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव का रक्त दिया जा सकता है। अगला जो है ब्लड ग्रुप देखते हैं ए नेगेटिव। ए नेगेटिव किसको दिया जा सकता है? ए नेगेटिव को ही दिया जा सकता है तथा ए पॉजिटिव को दिया जा सकता है तथा ए बी नेगेटिव को दिया जा सकता है तथा ए बी पॉजिटिव को दिया जा सकता है। तो ए नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप जो है केवल 4 आदमियों को दिया जा सकता है जिनका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव हो चाहे ए पॉजिटिव हो तथा ए बी नेगेटिव हो या ए बी पॉजिटिव हो। अगला देखें ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है केवल ए पॉजिटिव व्यक्ति को ही दिया जा सकता है तथा ए बी पॉजिटिव को दिया जा सकता है। यानी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप केवल 2 व्यक्तियों को दिया जा सकता है जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो तथा ए बी पॉजिटिव हो। अगला ब्लड ग्रुप देखते हैं। अगला ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव। जो डोनर है बी नेगेटिव किसको दे सकता है? बी नेगेटिव वाले को दे सकता है, बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ए बी नेगेटिव वाले को दे सकता है तथा ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है। तो बी नेगेटिव का जो रुधिर वर्ग है का व्यक्ति अगर डोनर है तो वो 4 ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बी नेगेटिव वाला बी नेगेटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है तथा ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। अगला देखें, अगला ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव वाला केवल बी पॉजिटिव को दे सकता है तथा ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। यानी ये केवल 2 ही ब्लड ग्रुप को दे पाएगा, बी पॉजिटिव वाले को और ए बी पॉजिटिव वाले को। अगला ब्लड ग्रुप देखते हैं, वह कौन सा है? अगला ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव वाला जो है वो भी 2 ही ब्लड ग्रुप को दे पाएगा, ए बी नेगेटिव तथा ए बी पॉजिटिव। और लास्ट ब्लड ग्रुप बच गया ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव वाला जो है केवल ए बी पॉजिटिव वाले को ही दे पाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आप लोगों के लिए जानकारी होना बहुत ही नितांत आवश्यकता था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है और ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। वो सभी ब्लड ग्रुप जो है उनका रक्त ले सकता है। तो इस स्लाइड के लिए इतना ही। आप लोग इसको जो है दोबारा से सुनिएगा, दोबारा से समझिएगा क्योंकि ये किसी की जान बचा सकता है। यह ज्ञान आपको जो है इमरजेंसी के समय में काम आएगा। तो आगे चलते हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं सामान्य ज्ञान के, क्योंकि टॉपिक थोड़ा हैवी हो गया था तो इसलिए हमने जो है सामान्य ज्ञान के लिए लिए हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है जब जल पर्यावरणीय प्रदूषक से संयोग करता है। जैसे ऑप्शन है हमारे ए कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड। तो आइए इसका सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैमथ पूर्वज हैं किनके? ऑप्शन है ए जिराफ के, ऑप्शन बी घोड़ा या हॉर्स के, ऑप्शन सी एलिफेंट या हाथी के, या ऑप्शन डी डॉग के। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैमथ यानी पूर्वज हैं किसके? हाथी के। मैंने आपको बताया था कि मैमथ जो है बड़े बड़े जो है हाथी की ही प्रजाति के थे, जो बड़ी बड़ी उनकी दांत हुआ करते थे, वो 6 से 7 फुट तक होते थे। तो ये मैमथ जो है अब विलुप्त हो गए हैं इस संसार से, पृथ्वी से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नंबर 3। पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका या की है? ऑप्शन है ए कुत्ता डॉग, ऑप्शन बी कैट, ऑप्शन सी भालू या बियर, और ऑप्शन डी खरगोश यानी कि रैबिट। तो आइए देखें सही उत्तर क्या है इसका। पांडा किस कुल का सदस्य है? पांडा जो है ऑप्शन सी यानी भालू या बियर का कुल का सदस्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीवी पक्षी पाया जाता है? ऑप्शन है ए दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड में, या ऑप्शन डी पूर्वी इंडीज या ईस्ट इंडीज में। तो सही उत्तर देखते हैं क्या है। सही उत्तर है कीवी जो है न्यूजीलैंड का पक्षी है तथा न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? ऑप्शन है ए स्तनधारी यानी मैमल, बी बोनीफिश, सी उभयचर यानी एम्फीबियन, या डी शार्क। तो आइए देखें डुगोंग क्या है, सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। डुगोंग नामक जो है समुद्री जीव एक स्तनधारी यानी कि मैमल है। इसकी फोटो मैंने आप लोगों के लिए डाली है, ये ध्यान से देखें। बाएं तरफ डुगोंग जो जानवर है समुद्री जीव उसकी फोटो है। डुगोंग इज आल्सो नोन एज सी काऊ यानी समुद्री गाय के नाम से भी इसको अगर साधारण शब्दों में कहें तो सी काऊ या समुद्री गाय के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा जंतु अभी हाल ही में विलुप्त हुआ है? ऑप्शन है ए हिम तेंदुआ, स्नो लिपर्ड, ऑप्शन बी मैमथ, ऑप्शन सी डोडो, या ऑप्शन डी डायनासोर्स। तो देखते हैं सही जवाब क्या है इसका। सही जवाब है डोडो पक्षी। ठीक है, इसकी फोटो भी मैंने आप लोगों के लिए डाली हुई है, बाएं तरफ आप देख लीजिए। यह डोडो पक्षी जो है सन 1681 में आखिरी बार देखा गया था तथा उसके बाद जो है इसकी प्रजाति पृथ्वी से विलुप्त हो गई यानी कि एक्सटिंक्ट हो गई। उसके बाद इस पक्षी को किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा नहीं गया है। तो ये देख लीजिए, ये पक्षी की फोटो मैंने आपको याद दिलाने के लिए कि अगर ये प्रश्न भविष्य में आता है तो इस पक्षी की फोटो से आपको याद आ जाए कि डोडो नाम का पक्षी जो है सन 1681 में इस पृथ्वी से विलुप्त हो गया या एक्सटिंक्ट हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अंडे देता है तथा सीधे बच्चे नहीं देता है? तो ऑप्शन है ए एकिडना, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी शाही या हेजहॉग, या ऑप्शन डी व्हेल। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है एकिडना। एकिडना जो है, मैं आपको उसकी फ़ोटो लेके आया हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। एक शाही से मिलता जुलता जानवर है। इसकी पतली सी नोक होती है और ये ज़मीन में गड्ढे यानी बर्रो करके जो है कीट पतंगे और दीमक वगैरह खाता है। ये जो है अंडा देने वाली प्रजाति है। लोग इसको शाही समझ करके भूल कर देते हैं। ये शाही नहीं है, ये शाही से मिलती जुलती प्रजाति है। इसको एकिडना
के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? ऑप्शन है ए मोर यानी पीकॉक, ऑप्शन बी बत्तख यानी डक, ऑप्शन सी स्टॉर्क या ऑप्शन डी एमू। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इसका सही उत्तर क्या है। एमू एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। ठीक है, बाकी सब पक्षी थोड़ी थोड़ी दूर तक के लिए उड़ सकते हैं, लेकिन एमू पक्षी ऐसा है जो उड़ नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पेरिपेटस किसका संयोजक था? संयोजक यानी लिंक मतलब। तो ऑप्शन है हमारे पास ए मोलास्का व आर्थ्रोपोडा का, बी सरीसृप व स्तनियों का यानी रेप्टाइल्स प्लस मैमल्स का, ऑप्शन सी एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा का, या ऑप्शन डी चपटे कृमि व एनेलिडा का यानी फ्लैटवर्म्स प्लस एनेलिडा का। तो आइए देखें इसका सही उत्तर क्या है। पेरिपेटस किसका संयोजक है? ऑप्शन सही उत्तर है ऑप्शन सी एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा का। इसकी फोटो भी मैंने आपको लिए जो है सुलभ संदर्भ हेतु मैंने बाएं तरफ डाल दी है। अगर आप ये देखें हरे पत्ते के ऊपर में ये जो कीड़ा है यही पेरिपेटस है, ओंकाइफोरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक ये संयोजक है ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, डायनासोर थे, क्या थे डायनासोर? ऑप्शन ए सीनोजोइक सरीसृप, मीसोजोइक सरीसृप, या सी जो है मीसोजोइक पक्षी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखें क्या है। सही उत्तर है मीसोजोइक सरीसृप। रेप्टाइल्स जो है वही डायनासोर थे। तो डायनासोर जो है रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों की ही प्रजाति से निकले हुए जीव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, या ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी फ्लोराइड्स। तो आइए इसका सही उत्तर जानते हैं क्या है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ओजोन जो है वो सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है तो वो क्या करती है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है। तो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अगर टूट जाते हैं तो वो सिंगल ओ यानी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब टूट गया है, अलग हो गया है बाकी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, तो वो हवा में उड़ते रहता है तथा ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो कहीं ना कहीं O2 के मॉलिक्यूल से मिल करके O3 बना देता है। इसी को ओजोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के शराब पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है या किसी भी स्वस्थ मनुष्य की भी मृत्यु कभी कभी हो जाती है? ऑप्शन ए है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी इथाइल तथा मिथाइल अल्कोहल दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आइए जानें इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन बी मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल हाईली टॉक्सिक होती है और उसके पीने से जो है स्वस्थ तथा बीमार आदमी दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये सब आपको जानकारी होना नितांत आवश्यक है। इसको याद कर लीजिएगा, लर्न बाय हार्ट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अब हमने जो है ये जो ब्लड का जो मैंने आज टॉपिक रखा है ये उसको अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि ये ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स के ऊपर में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा इसकी जानकारी होना आपको नितांत आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। तो आइए इसकी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए कार्ल लेनिस्टर ने, ऑप्शन बी यूजीन ड्यूब्यूए ने, ऑप्शन सी स्टैनले मिलर ने, या ऑप्शन डी
मेंडल ने। तो इसका सही उत्तर है कार्ल लेनेस्टर ने। कार्ल लेनेस्टर जो थे उन्होंने जो है इस ब्लड ग्रुप की पता की थी। कार्ल लेनेस्टर जो है ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए थे तथा उन्होंने जो है 1901 में जो है इसकी खोज की थी। कार्ल लेनेस्टर ने ब्लड ग्रुप की। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए श्वसन यानी रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी प्रणालीगत संचलन यानी सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन, ऑप्शन सी रक्त स्पंदन या ब्लड पल्सेशन, या ऑप्शन डी पाचन यानी कि डाइजेशन। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है विलियम हार्वे जो है प्रणालीगत संचलन यानी कि सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन के लिए खोज के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने इसकी खोज की थी। विलियम हार्वे बताते चलते हैं कि ये कैंट इंग्लैंड में जो है पैदा हुए थे 1 अप्रैल सन 1578 में, और ये इंग्लिश जो है फिजिशियन थे। इन्होंने जो है इस सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रक्तस्राव को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए हेमाटोपोएसिस, ऑप्शन बी हीमोस्टेसिस, ऑप्शन सी हेमेटेमेसिस, और या ऑप्शन डी हीमोटाइसिस। आइए देखें इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है हीमोस्टेसिस। हीमो जो है ब्लड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्टेसिस का मतलब होता है कंट्रोल करना या नियंत्रण में करना। बाकी के भी शब्दों के शब्दार्थ आप लोगों को बताते चलें। पोएसिस कहते हैं किसी चीज़ को जनरेट करना या बढ़ाना। हेमाटोपोएसिस यानी कि ब्लड तथा ब्लड के कंपोनेंट्स को बढ़ाना हेमाटोपोएसिस कहलाता है। हेमेटेमेसिस, एमेसिस कहते हैं किसी रास्ते से खून का बाहर आना। ये ज़्यादातर मुख से आने वाले खून के लिए कहा जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पाथवे यानी कि आमाशय में, चाहे आंतों में अगर कहीं से किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या दुर्घटना में चोट लग गई है तो मुंह के रास्ते खून आ सकता है, उसको जो है हेमेटेमेसिस कहा जाता है। और अगला शब्द है हीमोटाइसिस। जब कोई खांसता है तो बलगम के साथ हल्का इन्फेक्शन की वजह से अगर कोई खून आ जाता है तो हीमोटाइसिस कहते हैं इसको। हीमेटेमेसिस और हीमोटाइसिस में थोड़ा सा यही अंतर है, लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय जनता में लगभग कितना प्रतिशत व्यक्तियों में RH तत्व होता है, यानी कि उनका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है? तो आइए हम देखें इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है ए 50%, ऑप्शन बी 65%, या ऑप्शन सी 72%, या ऑप्शन डी 95%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है 95% जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगर इसको एक्यूरेट नंबर्स में एक फिगर जानने जाए तो ये है 94.61%। ये NCBI में एक रिपोर्ट छपी थी। उन्होंने 10,000 व्यक्तियों, जो डोनर व्यक्तियों था, उनका जो है ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर की जब जांच की तो पाया गया कि 10,000 में से 95% लोगों का जो है डोनर व्यक्तियों में RH पॉजिटिव तत्व पॉजिटिव पाया गया। RH फैक्टर वाज पॉजिटिव इन 95% ऑफ ब्लड ग्रुप्स आउट ऑफ 10,000 डोनर सैंपल्स विच वेयर असेस्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिरक्तस्राव क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए एक जीवाणु घटित रोग या बैक्टीरिया इंड्यूस्ड डिसीज, बी एक विषाणु घटित रोग वायरस इंड्यूस्ड डिसीज, या ऑप्शन सी एक प्रदूषण घटित रोग पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीज, या ऑप्शन डी एक आनुवांशिक विकार या एक जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आइए इसका सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर है एक आनुवांशिक विकार यानी ऑप्शन डी।
अधिक रक्तस्राव जो है वह एक आनुवंशिक विकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं, क्या है ऑप्शन? ए एंटीबॉडीज, बी एंटीजेंस, ऑप्शन सी है श्वेत रुधिराणु यानी WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ए एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज जो है एंटी सीरम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग है। ऑप्शन है A या B, ऑप्शन B A या B या O, ऑप्शन C A या AB या O, या ऑप्शन D A या B या AB या O। तो इसका सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर है A या B। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। आप लोग इसको जो है याद जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिव भी है, लेकिन थोड़ा सा आपको अगर ध्यान देंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आइए देखें इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है A एवं O, ऑप्शन बी A एवं B, या ऑप्शन सी B एवं O, या ऑप्शन डी A B संयुक्त रूप से तथा O, यानी कि चारों ब्लड ग्रुप। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है देखते हैं, आइए। सही उत्तर है ऑप्शन A, यानी कि A रुधिर वर्ग के व्यक्ति को A तथा O वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एंटीजन का मुख्य गुण है, देखिए क्या क्या गुण है उनके। ऑप्शन है A रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करना, ऑप्शन बी एंटीबॉडीज से शरीर का बचाव करना, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन का नाश करना, या ऑप्शन डी एंटीबॉडीज का जो है निर्माण प्रेरित करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी एंटीबॉडीज का निर्माण प्रेरित करना। तो ये क्या कहते हैं, एंटीजन जाकर के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज को जो है बनाना शुरू कर देता है। तो यही एंटीजन का मुख्य या प्रमुख गुण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हंसिया का रुधिराणु अनीमिया यानी कि सिकल सेल एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है किस जीनोटाइप से उद्घाटित होती है। तो इसके ऑप्शन है AA, ऑप्शन बी SS, ऑप्शन सी AS तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी यानी कि AS, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। रक्त समूह O की माता का बच्चा रक्त समूह O का है, तो बच्चे का पिता किस रुधिर वर्ग का हो सकता है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन A केवल O, ऑप्शन B A या B या O, ऑप्शन C है A या B, या ऑप्शन डी केवल AB। तो इसका सही उत्तर देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन A सही उत्तर है, यानी अगर किसी रक्त समूह O की माता का बच्चा अगर रक्त समूह O का है तो उसका फादर जो है वो केवल O ब्लड ग्रुप का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। ऑप्शन है हमारे A कॉपर, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जो है फेरस, ऑप्शन डी है जिंक। तो इसमें से कौन सी धातु हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, आइए देखते हैं। सही उत्तर है
आयरन यानी Fe फेरस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है किसको? ऑप्शन है ए यानी ए को, ऑप्शन बी है बी को, ऑप्शन सी है ए बी ब्लड ग्रुप वाले को, या ऑप्शन डी ओ ब्लड ग्रुप वाले को। तो सही उत्तर है, आइए देखते हैं क्या है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को जो है ब्लड दिया जा सकता है किसका? ए बी का ही। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हीमोफीलिया रोग है, ऑप्शन है हमारे पास ए आनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न है, ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी से होता है, या ऑप्शन सी रुधिर की कमी से होता है, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए हीमोफीलिया जो रोग है वो आनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सार्वत्रिक रुधिर ग्राहता यानी यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट वर्ग के व्यक्ति का रुधिर वर्ग है। ऑप्शन है ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन है बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी है ए बी ब्लड ग्रुप, या ऑप्शन डी ओ ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट जो है मैंने आपको बताया था। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन है ए बी यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट। मैंने चार्ट में बताया था कि ए बी जो है सार्वत्रिक रुधिर ग्राहता यानी यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? फादर का ए ब्लड ग्रुप है, माता का जो है बी ब्लड ग्रुप की है, तो इनकी संतानों का कौन सा जो है ब्लड ग्रुप होने की संभावना है? ऑप्शन है ए केवल ए ब्लड ग्रुप का, ऑप्शन बी केवल बी ब्लड ग्रुप का, ऑप्शन सी केवल ए बी ब्लड ग्रुप का, या ऑप्शन डी ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप यानी चारों ब्लड ग्रुप का। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगर पिता जो है ए ब्लड ग्रुप का है और माता बी ब्लड ग्रुप की है तो उनकी संतानों में ये सारे के सारे चारों ब्लड ग्रुप ए तथा बी तथा ए बी तथा ओ चारों ब्लड ग्रुप पाए जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। RH फैक्टर के खोज करता है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन है हमारे ए रीसस, बी लैंस्टर और ऑप्शन सी बीनर, या ऑप्शन डी लैंस्टिनर तथा विनर। तो इसका सही उत्तर है लैंडस्टीनर तथा विनर। के लैंडस्टीनर तथा एएस विनर ने 1940 में जो है RH फैक्टर यानी रहीसस फैक्टर की खोज की थी। ये रहीसस वर्ड जो है रहीसस मॉन्की की प्रजाति है, उसमें ये फैक्टर पाया गया था, तो इसका नाम ही रख दिया गया रहीसस फैक्टर, क्योंकि ये रहीसस मॉन्की में मिला था। ये सभी मनुष्यों में नहीं पाया जाता। मैं बताया था अभी आपको क्वेश्चन में कि इंडिया में जो है 95% लोगों में यह RH फैक्टर पॉजिटिव पाया गया है। सेंसस जो किया गया था 10,000 मनुष्य के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सार्वत्रिक रुधिर दाता यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है वो कौन सा वर्ग के व्यक्ति का रुधिर वर्ग है? आइए देखें। ऑप्शन है ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी है बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी है ए बी ब्लड ग्रुप, या ऑप्शन डी ओ ब्लड ग्रुप। तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में आप जो है मुझे कमेंट करिएगा यूनिवर्सल ब्लड डोनर के नाम से। यह आपको जो है जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखिए इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी
यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो ओ ग्रुप है वह यूनिवर्सल ब्लड डोनर के नाम से जाना जाता है। वो किसी को भी डोनेट कर सकता है बशर्ते उसका RH फैक्टर मैचिंग करना नितांत आवश्यक है। चलिए, कैंसर संबंधित है। ऑप्शन है हमारे ए, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से यानी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से। ऑप्शन बी, बड़े ट्यूमरों से या बिग साइज ट्यूमर से। ऑप्शन सी, ऊतकों की नियंत्रित विभाजन से या कंट्रोल्ड सेल डिवीजन से। और या ऑप्शन डी है हमारे घावों के सड़ जाने से या डीके ऑफ वुंड से। तो कैंसर संबंधित है हमारा। सही उत्तर देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है वो डायरेक्ट इंडिकेट करता है कैंसर को, क्योंकि इसमें जो है सेल डिवीज़न जो है बहुत ही खतरनाक रूप से ट्यूमर को बढ़ाते हैं, इसलिए अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न जो है उसको कैंसर का रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सिकल सेल अर्थता यानी सिकल सेल एनीमिया एक बहुत अच्छा उदाहरण है। किसका उदाहरण है मैं बता चुका हूँ आपको, फिर भी इसको देखते हैं। ऑप्शन ए, सहप्रभाविता कोडोमिनेंस का। बी, बहुप्रभाविता यानी प्लियोट्रोपी का। या ऑप्शन सी, अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। या ऑप्शन डी, प्रबलता यानी एपिस्टेसिस का। तो इसका आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से जो है ये जो है सिकल सेल एनीमिया होता है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा मानव का एक प्रबल आनुवांशिक लक्षण है। ऑप्शन है हमारे ए, रज्जकहीनता या अल्बिनिज्म। ऑप्शन बी, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। या ऑप्शन डी, RH फैक्टर। तो आइए देखें इसका सही उत्तर क्या है। मानव का जो है एक प्रबल आनुवांशिक लक्षण RH फैक्टर है। अगला क्वेश्चन है नंबर 34। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। आइए देखें किस चीज़ की बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन है हमारे पास ए, अस्थि कोशिकाओं की संख्या में यानी कि बोन सेल काउंट में। ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स की संख्या में या प्लेटलेट काउंट में। ऑप्शन सी, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में या RBC काउंट में। या ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में या WBC काउंट में। तो इसका सही उत्तर है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ल्यूकीमिया वर्ड बना है ल्यूक से। ल्यूक कहते हैं वाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूकीमिया यानी कि कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसमें WBC जो है असाधारण रूप से मल्टीप्लाई होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ए और बी नामक एग्लूटिनोजेंस किसमें होते हैं और ये किस्में जो होती हैं इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है। ऑप्शन है हमारे ए, लाल रुधिराणु यानी कि RBC से। बी, रक्त प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा से। ऑप्शन सी, प्लेटलेट से। या ऑप्शन डी, श्वेत रुधिराणु यानी WBC से। तो सही उत्तर देखते हैं कि ए और बी नामक की जो एग्लूटिनोजेंस की किस्में होती हैं ये किस ब्लड ग्रुप से संबंध होता है इनका। ये एसोसिएटेड होती हैं लाल रुधिराणुओं से यानी ऑप्शन ए से। ये RBC जो होती है ये जो है RBC जो है ए ग्लूटिन और बी एग्लूटिनोजेंस को जो है कैरी करती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस रोग किसके कारण हो सकता है। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए, लाल रुधिराणुओं के अभिश्लेषण से। ऑप्शन बी, रक्तस्राव से। ऑप्शन सी,
डायबिटीज से या ऑप्शन डी हीमोफीलिया से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि भ्रूण में जो सेल्स जो होते हैं आरबीसी, ये उन्हीं की वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस को। ऑप्शन बी रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप को। ऑप्शन सी है हंसियाकार रुधिराणु अनीमिया को या सिकल सेल अनीमिया भी कहते हैं इसको, या ऑप्शन डी फिनाइलकीटोनुरिया को। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन बी रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप को जो है बहुगुण एलीलवाद के लक्षण जो है आनुवंशिकी को नियंत्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए लाल रुधिराणुओं की आकृति पर। ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति पर। ऑप्शन सी व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर, या ऑप्शन डी लाल एवं श्वेत रुधिराणुओं की संख्या पर। इसका सही उत्तर है किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग निर्भर करता है व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। किस रुधिर वर्ग का रक्त ओ वर्ग के रोगी को दिया जा सकता है? आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए ओ तथा ए तथा बी ब्लड ग्रुप। ऑप्शन बी है ओ तथा ए बी ब्लड ग्रुप, या ऑप्शन सी है केवल ए बी ब्लड ग्रुप, या ऑप्शन डी केवल ओ ब्लड ग्रुप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल ओ। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट मैंने आपको बता रखा है, तो इससे ये जानकारी आना आपको नितांत आवश्यक है। चलिए आगे चला जाए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपके लिए रखी हुई है, चलिए आगे चलते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी जो है, लाल रुधिराणु का जो जीवन चक्र है कैसे चलता है, वो कैसे अपना आरबीसी जो है लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट करते हैं, हम लोग अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ या बाई तरफ अगर आप देखें तो ये नीले रंग का एरो दिखा रहा है कि हमारे जो है नई आरबीसी जो है रेड बोन मैरो में, यानी कि जो पेल्विक गिर्डल की फोटो दिखाई दे रही है, इसको फ्लैट बोन्स भी कहा जाता है। तो इसमें जो रेड बोन मैरो होता है उसमें नया जो है आरबीसी लाल रुधिराणु जो है बनते हैं। ये आरबीसी जो है क्या होते हैं कि जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये 120 दिन तक जो है जीवित रहते हैं, और ये आर्टीरियल और वीनस फेज में जो है बहते रहते हैं। इनका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को जो है लंग्स से कैरी करके जो है टिश्यूज तक पहुंचाना, और टिश्यूज से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू इस्तेमाल करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस जो है श्वसन क्रिया से बाहर निकालने के लिए जो है फेफड़े तक को पहुंचाते हैं। तो इनका जीवन चक्र 120 दिन का होता है। उसके बाद क्या होते हैं, अगर चोट लग जाती है 120 दिन का इनका जीवन चक्र समाप्त हो जाता है, तो ये जो है मैक्रोफेजेस के द्वारा जो है ये डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं, टूटे फूटे या मृत हो जाते हैं चोट लगने के कारण। तो ये अलग अलग भागों में खंडित हो जाते हैं। जब ये खंडित हो जाते हैं तो इनमें से दो कंपोनेंट निकल के आते हैं। एक होता है आयरन का कंपोनेंट और एक होता है ग्लोबिन एंजाइम का कंपोनेंट। तो आयरन के कंपोनेंट भी दो भाग में निकल के आते हैं। एक तो होता है कि फ्री आयरन मिल के आता है, कंपाउंडेड आयरन मिल के आता है। तो ये जो फ्री आयरन जो प्योर फॉर्म में होता है वो वापस से जो है इस रेड बोन्स मैरो द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इससे नई आरबीसी बनाने
शुरू हो जाती है, ये फिर से वही चक्र चलना शुरू हो जाता है कि ये pelvic girdle में बोन मैरो में गई, फिर वहाँ से फिर से आरबीसी बनी। और जो कंपाउंडेड हीम होती है वो क्या होती है कि वो जो लूज फॉर्म में होती है, थोड़ी मोड़ी जो है लीवर में स्टोर हो जाती है। बाकी जो है वो बिलिरुबिन जो है बनाने के काम में आती है। बिलिरुबिन जो है उससे एसोसिएटेड ही बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल जो है हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। स्टोर होने के बाद जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये जो है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिल करके जो है खाना पचाने के लिए हमारे इंटेस्टाइन में छोड़ दिया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, खाना पचाने की प्रक्रिया चलती है। तो वहाँ होता क्या है कि ये बिलिरुबिन जो होता है वो कोलन बैक्टीरिया द्वारा जो है तोड़ दिया जाता है और डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान कुछ एक मात्रा तो इसकी जो है फीकल डेफिकेशन के माध्यम से या गुदा मार्ग द्वारा, मल के द्वारा बाहर निकल जाती है। जो बची हुई होती है वो कहाँ चली जाती है, हमारे गुर्दे में चली जाती है, किडनी में चली जाती है। वहाँ से जो किडनी द्वारा जो है ये यूरिन में ये निकल जाता है। तो ये लास्टली यूरिन से निकल गया और इधर जो है एनस से निकल जाता है फीकल मैटर के थ्रू। तीसरा कंपोनेंट जो बच गया उसको कहते हैं ग्लोबिन, जो एंजाइम पार्ट होता है। अब चूँकि ये प्रोटीन होते हैं सारे एंजाइम्स, तो ये प्रोटीन्स के मेटाबॉलिक जब इनका होता है तो ये अमाइनो एसिड्स में तोड़ दिए जाते हैं, फिर इनका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। प्रोटीन की सिंथेसिस होती है लीवर में, स्प्लीन में और फ्लैट बोन्स में। वहाँ क्या होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तथा ये जो है दोबारा से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ये प्रोटीन डाल दिए जाते हैं फर्दर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के लिए। तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया कि ये आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है या लाल रुधिराणु का जो है जीवन चक्र किस प्रकार चलता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है याद करने हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, ये इम्पोर्टेंट तत्व जो है ये सार है एक प्रकार से समझ लीजिए। ब्लड में कौन कौन से सेल्स होते हैं और वो कैसे बन के निकलते हैं। तो ब्लड जो है या शरीर के बाकी सेल्स भी जो है वो सारे के सारे जो है हमारे स्टेम सेल से निकल के आते हैं। स्टेम सेल्स क्या होता है, एक मदर सेल है जिससे सारे ये सेल्स बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। तो अगर आप पिक्चर में देखें तो पिक्चर में बाएं तरफ जो है एक मेगा कैरियोसाइट दिख रहा है। मेगा कैरियोसाइट जो सबसे बड़ा सेल है, इससे क्या होते हैं कि इससे जो है थ्रोम्बोसाइट्स निकलते हैं, छोटे 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 प्लेटलेट्स जिनको कहा जाता है। ये थ्रोम्बोसाइट ही जो है फाइब्रिनोजन की मदद से जो है कटे फटे चोट लगने पर जो खून निकलना लगता है तो वहाँ थ्रोम्बिन की मदद से जो है थ्रोम्बस बनाते हैं, तो थक्का बना देता है, तो ब्लड जो है खून का बहना जो है रुक जाता है। अगला सेल देखिए ठीक बाएं तरफ ऊपर जो है नॉर्मोब्लास्ट है। नॉर्मोब्लास्ट से जो है रेटिकुलोसाइट्स आ जाते हैं। तो नॉर्मोब्लास्ट लेवल तक तो इनके अंदर जो है न्यूक्लियस दिखाई देता है इन सेल्स के अंदर। जैसे ही रेटिकुलोसाइट से आगे की स्टेज बढ़ती है तो इन सेल्स में से न्यूक्लियस गिर जाता है या ऑब्सोलेट हो जाता है। तो ये जो है एरिथ्रोसाइट्स बन जाते हैं या रेड ब्लड कॉर्पुसल्स बन जाते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अगला देखते हैं। अगला जो है बिल्कुल बीचों बीच ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप जो है बेसोफिल दिखाई देगा। ये स्टेम सेल से ही बेसोफिल निकलते हैं। दाहिने तरफ ऊपर में जो है बैंड सेल निकल के आए हैं। बैंड सेल में शुरुआत में तो एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाद जो है मल्टी लॉबुलेटेड न्यूक्लियस होते हैं और ये न्यूट्रोफिल में बदल जाते हैं। अब स्टेम सेल के दाहिनी तरफ देखें तो ऑरेंज कलर का जो है ईओसिनोफिल दिख रहा है और इसमें ईओसिन नाम की एक डाई पाई जाती है जो ऑरेंज कलर की होती है, इसलिए इसका नाम ईओसिनोफिल रखा गया है। ईओसिनोफिल के नीचे जो है दाहिनी तरफ नीचे की तरफ अगर आप देखें तो लिम्फोब्लास्ट सेल है। लिम्फोब्लास्ट सेल्स जो हैं क्या करते हैं कि वो 3-4 प्रकार के सेल्स को जनरेट करते हैं, जिसमें टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं और जो है न्यूट्रल किलर सेल्स भी कहलाते हैं।
और यही जो है बी सेल्स आगे चल के जो है प्लाज्मा सेल्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टेम सेल्स जो है समझ लीजिए दादी है, उससे बाकी सब इनके पुत्र पौत्र पौत्रियाँ ये सब निकल के आ रहे हैं। अब बाएं तरफ नीचे अगर आखिरी में देखें तो स्टेम सेल से मोनोसाइट निकला हुआ। मोनोसाइट मैंने आपको पहले भी बताया है कि न्यूक्लियस वाला जो है सबसे बड़ा सेल जो है स्टेम सेल से ये निकल के आता है ब्लड में, और ये मैक्रोफेजेस में काम आते हैं। मैक्रोफेजेस क्या होती है, फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो है छोटे मोटे आरबीसीज जो टूट फूट जाती हैं उनको खा करके डाइजेस्ट कर जाते हैं, और या जो आरबीसीज कंप्लीट हो जाती हैं उनको भी अपना साइकिल जो कंप्लीट कर लेती हैं उनको भी खा जाते हैं। छोटे छोटे माइक्रोब्स जो इन्फेक्शन फैलाने के लिए कभी कभी हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं तो उसको भी ये इनगल्फ करके खा पी के उनको पचा जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें मैंने बाएं तरफ लिखी हुई है कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन है टेक प्लेस इन फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स, ये मैं आपको बता चुका। स्टेम सेल्स जो है प्रीकर्सर सेल्स जो है हीमोसाइटोब्लास्ट भी कहलाते हैं। ठीक है, आरबीसी जो है इनको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है एंड दे डोंट हैव न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं होता है। प्लेटलेट्स को जो है थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटलेट्स आर नेसेसरी फॉर हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मैं आपको बता चुका हूँ कि हीमो का मतलब होता है ब्लड, स्टेसिस यानी कि कंट्रोल करना या नियंत्रण करना। तो प्लेटलेट्स जो है खून का थक्का बन करके जो है खून के बहाव को रोक देते हैं, चोट वगैरह कहीं इंजरी लग जाती है तब। एनीमिया इज डिफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज। एनीमिया जो होती है वो आरबीसी की कमी के कारण से जो है होती है। अगला पॉइंट है सिकल सेल एनीमिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया जो हंसियाकार आरबीसी बन जाती है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर हीमोग्लोबिन का है। अगला है ओ ब्लड इज यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड जो है किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है, रिसिपिएंट है, सर्वग्राता है। बशर्ते इन दोनों की जो है ओ तथा ए बी की RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की मैपिंग जरूर की गई हो। अगला पॉइंट देखते हैं WBCs आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। WBC जो है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये ल्यूकोसाइट बना है दो शब्दों से, ल्यूको जिसको वाइट कहलाता है और साइट यानी सेल कहलाता है। तो ल्यूको यानी वाइट सेल्स जो है या वाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स जो है ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं। हिपैरिन इज एंटीकोगुलेंट दैट प्रिवेंट कोगुलेशन विद इन वेसल्स। वो हमारे जो शरीर के अंदर जो रक्त प्रणाली चल रही है उसमें ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करता है, ये इसका खून का थक्का जो है बन करके सर्कुलेशन को कहीं रोक न दे, इसलिए मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से हिपैरिन नाम का एंटीकोगुलेंट बनाया जाता है जो हमारी शरीर में बनता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो रक्त है वो पूरे शरीर में परिसंचरण करते रहता है और इसका खून का थक्का नहीं जम पाता इसी हिपैरिन की वजह से। अगला पॉइंट देखते हैं मैक्रोफेजेस ईट और डेड और डैमेज सेल्स। टूटे फूटे आरबीसी चोट लगने पे चाहे इन्फेक्शन की वजह से जो डैमेज हो गए हैं ऐसे सेल्स को या और भी बहुत सारे सेल्स को जो है मैक्रोफेजेस जो हैं खा पी के जो है फेगोसाइटोसिस के थ्रू पचा देते हैं ताकि उनका फर्दर मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल किया जा सके। तो हमारे शरीर में जो है जो वेस्ट चीज़ होती है वो मल और मूत्र के द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है तथा जो चीज़ रिसाइकल करने वाली होती है वो हमारे शरीर में ही रिसाइकल हो जाती है। तो ये आज हमारा जो है ब्लड ग्रुप पे जो है चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा तथा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग एक बार सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जो है दबाना ना भूलें तथा मेरे चैनल को लाइक भी करें, इस वीडियो को लाइक करें अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगी है तथा इसको जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करें, रिश्तेदारों को शेयर करें क्योंकि ये ब्लड ग्रुप की जानकारी होना
एक बहुत ही नितांत आवश्यक है। ये इमरजेंसी के समय में आप समझ नहीं सकते हैं कि इसका ज्ञान जो है किसी का जीवन या ज़िंदगी बचा देता है। अक्सर जो है आप लोगों ने देखा होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस पे ब्लड ग्रुप की मांग की जाती है। वो उसका यही कारण है कि कोई व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल या स्कूटी से कोई महिला जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, उसके बेहोश हो गई है और उसको ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इमरजेंसी में उस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर लिखे हुए ब्लड ग्रुप से उसको जो है इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत ब्लड चढ़ाया जा सकता है। तो इसकी जानकारी होगी तभी ये प्रक्रिया जो है किसी का जीवन बचाने में काम आएगी। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ इसको शेयर करिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।